स्वागत है परम गुरु चैनल में। और मैं चेतन प्रताप फ्रॉम एक्सपी क्लासेस। और आज आपके लिए लेकर आया हूँ इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्लास 12th की जो पहला चैप्टर है परिचय। यानी इसमें हम बात करेंगे अर्थशास्त्र क्या है और उसका सामान्य परिचय क्या है। वैसे इसमें जनरल इंट्रोडक्शन दिया है इस चैप्टर में अर्थशास्त्र के बारे में। तो मैं इस चैप्टर को पूरा इसी चैप्टर जो एनसीईआरटी का आपका पैटर्न है उसी हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, एक एक चीज़ समझाऊंगा। एक्चुअली क्या होता है, स्टूडेंट्स को नोट्स वगैरह से पढ़ते हैं तो पूरी चीज़ों को क्लियर नहीं कर पाते, वो डीपली उसको उनको नॉलेज नहीं होती, क्योंकि ऐसे कई शब्द संयोजन होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका हमें मतलब पता नहीं होता है। लेकिन जब हम बड़ी क्लासों में जाते हैं तो उनको हमें पढ़ना पड़ता है, तो उन शब्दों का विशेष हमें अर्थ जानना पड़ता है। तो ये चीज़ आपको अभी से क्लियर हो जाएगी, इसलिए मैं पूरी बुक को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सामान्य अर्थव्यवस्था। तो परिचय की अगर बात करें तो अर्थशास्त्र तो आप जानते हैं कि वह शास्त्र जिसमें मनुष्य की आवश्यकताओं और आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है वो कहलाती है अर्थशास्त्र। तो सामान्य अर्थव्यवस्था के बारे में पहले हम लोग बात करते हैं। तो किसी भी समाज के विषय में सोचिए। समाज में लोगों को खाना, वस्त्र, घर, सड़क व रेल सेवाओं जैसे यातायात के साधनों, डाक सेवाओं तथा चिकित्सकों, अध्यापकों जैसी बहुत सी वस्तुओं सेवाओं की प्रतिदिन। अब वस्तुएं और सेवाएं क्या हैं? वे सारी भौतिक वस्तुएं जिनकी हमें आवश्यकता पड़ती है, जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं, जिन्हें हम मूर्तमान वस्तुएं यानी जिन्हें हम देख सकते हैं, वो सब वस्तुएं। सेवाएं क्या हैं? जैसे पढ़ाना और चिकित्सा करना, किसी की देखभाल करना, है ना, नौकरी करना, तो ये सब सेवाएं हैं। वस्तुओं एवं सेवाओं की प्रतिदिन जीवन में आवश्यकता होती है। वास्तव में किसी व्यक्ति विशेष को जिन जिन वस्तुओं या सेवाओं की आवश्यकता होती है उनकी सूची इतनी लंबी है कि मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि समाज में किसी भी व्यक्ति के पास ये वस्तुएं नहीं होती जिनकी उसे आवश्यकता होती है। तो प्रत्येक व्यक्ति जितनी वस्तुएं या सेवाओं को उपभोग करना चाहता है, उपभोग माने होता है खर्च करना, उसको प्रयोग करना चाहता है, उसमें से कुछ ही उसे उपलब्ध होती है। एक कृषक परिवार के पास भूमि का टुकड़ा, कृषक माने किसान, भूमि का टुकड़ा, थोड़ा अनाज, कृषि के उपकरण, शायद एक जोड़ी बैल या परिवार के सदस्यों की श्रम सेवा हो सकती है। श्रम सेवा कहने का मतलब है कि किसानी में जो भी एक किसान परिवार कार्य कर रहा है तो परिवार के सदस्य जो अपना योगदान देंगे खेती में, वो कहलाएगी उनकी श्रम सेवा। तो एक बुनकर के पास धागा, कुछ कपास होता है, कपड़ा बुनने के काम में आने वाले उपकरण हो सकते हैं। तो स्थानीय विद्यालय की अध्यापका के पास छात्रों को शिक्षित करने के लिए आवश्यक कौशल होता है। तो हो सकता है कि समाज में कुछ अन्य व्यक्तियों के पास उनके अपने श्रम के सिवाय कोई भी संसाधन ना हो। अब बेटा संसाधन क्या होता है इसको समझ लें। वे सारी चीज़ें जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के रूप में हमारे पास मौजूद हो या हमारी आसपास मौजूद हो, प्रकृति में मौजूद हो, वो सब संसाधन कहलाते हैं। इनमें से हर निर्णायक इकाई, अब निर्णायक इकाई कहने का अर्थ है वह प्रत्येक चीज़ जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति का एक विशेष निर्णय रखती है, अपने पास उपलब्ध हो, संसाधनों को उपयोग में लाकर कुछ वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन कर सकती है तथा अपने उत्पाद के एक अंश का प्रयोग अनेक ऐसी अन्य वस्तुओं या सेवाओं को प्राप्त करने के लिए कर सकती है जिनकी उसे आवश्यकता है। उदाहरण के लिए ले लिया जाए, किसान का कोई परिवार है तो अनाज के उत्पादन के बाद उसकी एक अंश का उपयोग उपभोग के लिए कर सकता है, बाकी उत्पाद का विनिमय कर सकता है। अब उपभोग कहलाता है माने खर्च करना, यानी कोई किसान ने अपनी भूमि से अन्न की उपज की, अब अन्न का कुछ हिस्सा वो रख लेगा अपने खुद के प्रयोग के लिए और कुछ विनिमय यानी बाजार में बेचने के लिए। बेचना खरीदना ये कहलाता है विनिमय यानी लेन देन। तो आप इतना आई थिंक समझ गए होंगे। तो करके आवास व विभिन्न सेवाएं प्राप्त कर सकता है। अब यहाँ समझें जरा, हर एक चीज़ एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। यानी आप ये कह सकते हैं किसान ने कोई अन्न उपजाया तो उसकी जो संपत्ति है उसके लिए जो संसाधन है वो उसकी फसल है। अब जो फसल वो बाजार में बेचेगा, उसका जो विनिमय करेगा, उससे जो उसकी अन्य आवश्यकताएं हैं, अब अन्य आवश्यकताओं में उसके वस्त्र भी हो सकते हैं, उसके आवास से संबंधित कई चीज़ें हो सकती हैं और अन्य सेवाएं भी हो सकती हैं कि जिन सेवाओं की उसको ज़रूरत हो, जैसे नाई से बाल कटाना या अपने बच्चों को पढ़वाना। तो ये सब आवश्यकताओं की पूर्ति उसकी कहाँ से होगी? इन आवश्यकताओं की पूर्ति उसकी कहीं ना कहीं अपना उसका जो मूल संसाधन है जैसे कृषि, उससे ही होगी, यानी उसकी फसल से। तो हम ये कह सकते हैं कि
जो एक संसाधन है किसी व्यक्ति के लिए, वो वही संसाधन दूसरे व्यक्ति के लिए भी संसाधन हो सकता है। इसी प्रकार बुनकर सूत धागे से जो वस्त्र बनाता है उसका विनिमय करके आवश्यकता अनुसार वस्तुएं तथा सेवाएं प्राप्त कर सकता है। अध्यापिका विद्यालय में छात्रों को पढ़ाकर रुपये कमा सकती है, जिनका उपयोग वह उन वस्तुओं तथा सेवाओं को प्राप्त करने में कर सकती है जिनकी उसे आवश्यकता है। मजदूर भी किसी अन्य व्यक्ति के लिए कार्य करके जो कुछ धन कमाता है उससे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यानी कहने का मतलब आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि हमारे आसपास जो भी है, जिन चीज़ों का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन के लिए कर सकते हैं, वो हमारे लिए संसाधन हो गए। और जो चीज़ हमारे लिए संसाधन है उसका हम क्रय विक्रय करके कुछ भी करके अपने लिए अन्य वस्तुएं जुटा सकते हैं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हों। अतः सब लोग मानते हैं कि व्यक्ति की आवश्यकताएं जितनी अधिक होती हैं उनकी पूर्ति के लिए उसके पास असीमित संसाधन नहीं होते। यानी आवश्यकताएं तो हमारे पास बहुत अधिक हैं, लेकिन संसाधन असीमित नहीं है, यानी सीमा से ज़्यादा नहीं है। उनकी एक सीमा है। कहने का मतलब असीमित संसाधन नहीं होते हमारे पास, सीमित होते हैं। तो यहाँ कृषक परिवार जितना अनाज पैदा कर सकता है उसकी मात्रा उसे प्राप्त करने की मात्रा द्वारा नियंत्रित होती है। यानी जितना उसके यहाँ अनाज पैदा वो कर सकता है उसकी मात्रा क्या है कि जितनी उसके पास खेती हुई उतनी मात्रा वो उत्पन्न कर सकता है। इस कारण अनाज के बदले में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की जो मात्रा प्राप्त कर सकता है वह भी सीमित है। तो यानी ये एक सीमितता की स्थिति उत्पन्न हो रही। इसके परिणामस्वरूप वह अपने परिवार के लिए उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं में से कुछ का चयन करने के लिए बाध्य हो जाता है। वह अन्य वस्तुओं सेवाओं का त्याग करके ही वांछित वस्तुएं, यानी जो उसे चाहिए वो वस्तुएं तथा सेवाएं अधिक मात्रा में प्राप्त कर सकता है। अब उदाहरण ले लें, यदि एक परिवार बड़ा घर लेना चाहता है तो उसे कुछ और एकड़ खेती योग्य जमीन खरीदने का अपना विचार त्याग देना होगा। यानी अगर कोई परिवार एक बड़ा घर लेना चाहता है तो उसे जो कुछ एकड़ खेती योग्य जो ज़मीन है, अगर वो उसको खरीदना चाहता है तो मकान उसे खरीदना होगा। तो यहाँ हो गया चुनाव की स्थिति। अर्थव्यवस्था में एक और प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है चयन की समस्या। यहाँ ये चयन की समस्या उत्पन्न हो रही है। ऐसी चयन की समस्या की अब दो आवश्यकताएं हैं। अब किसी एक आवश्यकता को जब हम चुनते हैं तो चयन की समस्या कहलाती है, आर्थिक समस्याओं के अंतर्गत आती है, ध्यान दीजिएगा। तो समाज के अन्य व्यक्तियों के संदर्भ में भी यही बात लागू होती है। सभी को संसाधन की कमी का सामना करना पड़ता है, इसलिए प्रत्येक को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीमित संसाधनों का उत्कृष्ट प्रयोग करना पड़ता है। उत्कृष्ट माने श्रेष्ठ, जितनी जैसी आवश्यकता है वैसी। यानी कहने का मतलब है जितने पैर हों, जितनी चादर हो उतनी ही पैर पसारें। यानी जितना संसाधन मौजूद हो उतना ही उसका उपभोग करें। सामान्यतया समाज का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में संलग्न रहता है, माने लगा रहता है। या तो वस्तु का उत्पादन करता है। वस्तु और सेवा क्या है इसको समझ लें। वस्तु वह प्रत्येक भौतिक वस्तु जो मूर्तमान हो, जो भौतिक रूप धारण किए हो, वो भौतिक वस्तु कहलाती है, वो वस्तु है। जैसे खेत देख सकते हैं हम, इसको छू सकते हैं, भौतिक वस्तु है। और सेवा क्या है? जिसको देख या छू नहीं सकते, बस उसका उपभोग कर सकते। कैसे? जैसे मान लो हम कहीं पढ़ा रहे तो एक पढ़ाना एक सेवा हो गया। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो एक सेवा है ना, ठीक। तो इस प्रकार से तथा उसे कुछ ऐसी वस्तुओं सेवाओं के संयोजन की आवश्यकता होती है जिनमें से सभी उसके द्वारा उत्पादित नहीं होती। अब ऐसा भी स्थिति होती है, ये भी एक समस्या है, ठीक है। संसाधन की दुर्लभता इसको मैं बोलूँगा, यानी संसाधन दुर्लभ होते हैं। यह कहें कि संसाधन की ऐसी आवश्यकता कि संसाधन हमारे आसपास मौजूद हो, लेकिन उनको प्राप्त करने के लिए हमें कुछ न कुछ कीमत चुकानी पड़े। तो जरूरी नहीं है कोई एक व्यक्ति सारे संसाधनों को उत्पन्न कर सके, तो उसे अन्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति और करने के लिए उसे कहीं ना कहीं दूसरे से वो मदद लेनी पड़ती है। अब यह कहना आवश्यक होगा कि किसी भी अर्थव्यवस्था में लोगों की सामूहिक आवश्यकताओं तथा उनके द्वारा किए गए उत्पादन के बीच सुसंगतता होनी चाहिए। यानी अब समझिए इस चीज़ को, यानी अर्थव्यवस्था में जितने भी लोग किसी भी अर्थव्यवस्था, अब किसी भी अर्थव्यवस्था का अर्थ इधर किसी एक देश की अर्थव्यवस्था मानिए आप, जैसे भारत देश है, तो भारत देश की अर्थव्यवस्था में जितने लोग हैं उनकी सामूहिक आवश्यकताएं, यानी सबकी एक जैसी आवश्यकताएं सामूहिक आवश्यकताएं कहलाती हैं, तथा उनके द्वारा किए गए उत्पादन के बीच सुगमता होनी चाहिए। जैसे सबको फ्रिज चाहिए, अब जो फ्रिज बनाया जा रहा है तो वो इतनी उसकी मात्रा बनाई जाए, इतनी संख्या में बनाया जाए कि सभी को फ्रिज उपलब्ध हो सके। तो ये कहलाती है सुसंगतता।
उदाहरण के तौर पर हमारे कृषक परिवार तथा अन्य कृषि इकाइयों द्वारा पैदा किए गए अनाज की मात्रा इतनी अवश्य होनी चाहिए कि समाज के सदस्यों के सामूहिक उपभोग यानी सभी लोगों के खर्च के लिए आवश्यक मात्रा के बराबर हो। यदि समाज के लोगों को अनाज की उतनी मात्रा की आवश्यकता नहीं है जितना कृषक इकाइयाँ, अब कृषक इकाइयाँ कहने का मतलब है खेती, किसानों की इकाइयाँ माने किसान जिन माध्यम से खेत से फसल उगाते हैं तो कृषक इकाइयाँ हो जाएगी, सामूहिक रूप से पैदा कर रही हूँ, तो इन इकाइयों के पास उपलब्ध संसाधनों का उन वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है जिनकी मांग बहुत अधिक हो। अब कृषक इकाइयां यानी किसान वगैरह जो खेती कर रहे हैं वे उन वस्तुओं का अधिक उपयोग कर सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं, उपयोग नहीं उत्पादन, जिनकी मांग अधिक हो। इसके विपरीत यदि समाज में लोगों की अनाज की आवश्यकता कृषक इकाइयों द्वारा सम्मिलित रूप से उपजाए जाने वाले अनाज की मात्रा में तुलना में अधिक है, तो दूसरी वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए उपयोग में लाए जा रहे संसाधनों का पुनः विनिधान अनाज के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। विनिधान माने होता है लगाना, किसी चीज को किसी काम में लगाना। तो समझे, जैसे मान लीजिए समाज में अनाज की आवश्यकता कृषक इकाइयों द्वारा सम्मिलित रूप से अनाज उपजाए जाने वाले अनाज की मात्रा की तुलना में अधिक है। मान लो आवश्यकताएं अधिक हैं, तो जाहिर सी बात है जो अन्य संसाधन हैं, अब उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन अन्य संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर समझें, मान लीजिए एक खेत है, एक खेत में अनाज उत्पन्न किया जा रहा है, ठीक। अब अनाज उसमें जितना निकलता है वो कम पड़ता है जितने लोग हैं उनकी तुलना में, तो क्या किया जाएगा, उसकी पूर्ति के लिए जो अन्य खेत है जिसमें अन्य फसलें उगाई जानी है वो फसल न उगाकर उसमें भी अनाज उगाया जाएगा। तो इस तरीके से आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए संसाधनों का हम प्रयोग कर सकते हैं। अब यही स्थिति अन्य वस्तुओं तथा सेवाओं के विषय में भी है, यानी यही चीज़ जो अन्य वस्तुएं हैं और सेवाएं वो भी ऐसी की, मतलब जिस चीज़ की अधिक आवश्यकता है उत्पादन भी उसका ही अधिक करना पड़ेगा, क्योंकि उत्पादन और उपभोग में एक संतुलन का स्तर बना रहे, यानी जितना उत्पादन हो उतना ही उपभोग हो, माने उसका उपयोग हो। समझ गए? तो जिस प्रकार व्यक्ति के पास संसाधनों की कमी होती है उसी प्रकार समाज के लोगों की सामूहिक आवश्यकताओं की तुलना में भी समाज के पास उपलब्ध संसाधनों की कमी होती है। यानी एक व्यक्ति के पास संसाधन की यदि कमी है तो समझिए वो समाज के पास भी कमी है। समाज के लोगों की पसंद और नापसंद को ध्यान में रखते हुए समाज के पास उपलब्ध सीमित साधनों का विनिधान विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए करना पड़ेगा। यानी जैसी समाज की आवश्यकता है और समाज में जो जो वस्तुएं उपलब्ध हैं उस हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, उसका विनिधान करना पड़ेगा, माने सही से एक संतुलन बनाना पड़ेगा उसके प्रयोग का कि कैसे उत्पादन किया जाए। समाज के संसाधनों का किसी भी रूप में विनिधान करने के फलस्वरूप विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के विशिष्ट संयोजन का उत्पादन होता है। अब अगर सही से संसाधनों का विनिधान किया जाए माने प्रयोग किया जाए किसी चीज़ को उत्पन्न करने के लिए, उपज पैदा करने के लिए या उत्पादन के लिए, तो फिर वस्तुओं और सेवाओं में एक विशेष संयोजन का उत्पादन होने लगेगा। यानी वस्तुएं भी स्थिर अवस्था में अपनी रहेंगी और सेवाएं भी, कहने का मतलब सभी का संतुलन बना रहेगा एक। तो इस प्रकार उत्पादित वस्तुओं यानी जो भी उत्पन्न हुआ उत्पादित वस्तुएं जैसे अनाज उत्पन्न होता है वो, तथा सेवाओं को समाज के व्यक्तियों के बीच वितरित करना होगा। अब ये भी एक संतुलन की स्थिति बनानी होगी। समाज में अगर वस्तुओं और सेवाओं की ज़रूरत है तो फिर एक सामान्य वितरण हो, एक संतुलित वितरण हो। समाज के सभी लोगों की आवश्यकताएं, चाहे वो वस्तु की आवश्यकता हो चाहे वो आवश्यकता हो आपके किसकी, सेवाओं की, वो सभी को समान रूप से वितरित होती रहे। समाज के सामने सीमित संसाधनों का विनिधान तथा वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मिश्रण का वितरण, ये दो ऐसी मूल आर्थिक समस्याएं हैं जिनका समाज सामना करता है। पहले तो ये समझ लीजिए, चूंकि हमारे पास दो समस्याएं सबसे बड़ी हैं। पहली समस्या है जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं वो सीमित हैं, तो सीमित संसाधनों से एक सीमा तक उत्पादन किया जा सकता है। यानी मान लीजिए 1 बीघा का खेत है तो 1 बीघा में मान लीजिए अगर 5 क्विंटल अनाज निकलता है तो वह 5 ही क्विंटल निकलता है। अब तो सीमित खेत हो गया, उत्पादन भी सीमित हो गया। तो अब आवश्यकता अधिक होगी तो संसाधन बढ़ाना होगा ताकि उत्पादन बढ़ सके। समझिए इस बात को। और फिर दूसरी जो समस्या उत्पन्न होती है समाज में, वो समस्या उत्पन्न होती है वितरण की समस्या, कि अब वितरण कैसे किया जाए। तो उसको आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब आगे देखें। समाज के परिप्रेक्ष्य में अर्थव्यवस्था की दो स्थितियों पर
बताई गई हैं वस्तुतः वह उससे कहीं जटिल होती हैं, यानी कठिन होती है। समाज के विषय में हमने अभी तक जो कुछ पढ़ा है उसके संदर्भ में अब अर्थशास्त्र के कुछ ऐसे मूलभूत विषयों पर चर्चा करते हैं जिनमें से कुछ का अध्ययन हम आद्योपांत पुस्तक में करेंगे, यानी आद्योपांत शुरू से लेकर अंत तक पुस्तक में करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी। तो आपको अभी सामान्य परिचय में जो चीज़ समझ में आई होगी वो क्या है। पहली समझिए कि अभी जो मैंने अभी तक चर्चा की उसमें 3-4 पॉइंट बोले। पहला पॉइंट मैंने बोला कि अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र है क्या। तो वह शास्त्र जिसमें मनुष्य की आवश्यकताओं एवं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के संबंध में चर्चा की गई हो वो अर्थशास्त्र है। या वे सारी क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं अर्थशास्त्र के अंतर्गत आती हैं। या अर्थशास्त्र वह शास्त्र जिसमें मनुष्य की आवश्यकताओं एवं आवश्यकताओं को पूरा करने से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाती है, अर्थशास्त्र। अब इसमें दूसरी चीज़ हमने पढ़ी वस्तुएं, कि वस्तुएं क्या हैं और सेवाएं क्या हैं। तो वे सारे संसाधन से उत्पन्न होने वाली चीज़ें जो हमारे काम आती हैं वो वस्तुएं कहलाती हैं। लेकिन वो कैसी वस्तुएं हो, भौतिक वस्तुएं, मूर्तमान वस्तु हो। और सेवाएं क्या है, वे सारी वस्तुएं, लेकिन कौन सी, ये मूर्तमान वस्तुएं नहीं, अमूर्त वस्तुएं जो दिखाई ना दे। जैसे अनाज दिखाई देता है लेकिन पढ़ाने की जो क्रिया है वो अदृश्य क्रिया है, समझ रहे। तो कहने का अर्थ है जो सेवाएं हो गई, वस्तु हो गई, ये हमारे संसाधन हैं, उत्पादन है हमारे, ध्यान दीजिएगा। और फिर दूसरी जो मैंने इस पर चर्चा की वो मैंने की आपकी कि वितरण की समस्या। संसाधन चूंकि सीमित है तो उत्पादन भी सीमित होगा। तो फिर जो समस्या होगी वो वितरण की होगी, किस अनुपात में समाज में संसाधनों का जो उत्पादित वस्तुएं हैं उनका वितरण किया जाए। तो आपको ये इतना क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, कि अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याएं क्या रहीं, क्या होती हैं। तो पहले तो एक चीज़ समझ लीजिए, सबसे पहली चीज़ कि कोई भी अर्थव्यवस्था है वो कब उत्पन्न होती है, वो तभी उत्पन्न होती है जब कहीं ना कहीं उससे संबंधित समस्याएं। कहने का मतलब है यदि कोई शास्त्र है, अर्थशास्त्र भी ले लीजिए, इकोनॉमिक्स ले लीजिए, इकोनॉमिक्स तभी उत्पन्न हुआ जब अर्थ से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हुई। तो अर्थव्यवस्था की क्या केंद्रीय समस्याएं हो सकती हैं उस पर हम विचार करते हैं। तो पहला तो संसाधन कम हो सकते हैं, ये एक समस्या है। फिर वितरण की समस्या, फिर चयन की समस्या, है ना, उत्पादन की समस्या, ये सारी समस्याएं, इन सब के बारे में इधर देखेंगे हम, समझें। तो वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन, विनिमय तथा उपभोग। अब समझिए, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, सेवाएं भी उत्पादित होती हैं, वस्तुएं भी उत्पादित होती हैं। तो पहली समस्या तो आप ये भी समझ सकते हैं, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कैसे किया जाए। फिर विनिमय माने लेन देन, और फिर उपभोग जीवन की आधारभूत आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं। यानी ये सब जीवन की जो आर्थिक गतिविधियां हैं, जो समाज में एक समाज को चलाने के लिए जितनी भी क्रियाकलाप है सब आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत आते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें उत्पादन हो गया, विनिमय हो गया, उपभोग हो गया माने खर्च। प्रत्येक समाज को इस आधारभूत आर्थिक क्रियाकलापों के दौरान संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है। अब पहली तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या होगी, संसाधनों की कमी। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि संसाधन समाज में सीमित होते हैं और समाज की आवश्यकताएं अधिक हैं, तो उनकी पूर्ति करने के लिए अन्य संसाधनों की सहायता लेनी पड़ती है, समझिएगा। तथा संसाधनों की कमी ही चयन की समस्या को जन्म देती है। अब संसाधनों की कमी होगी तो चयन की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। जैसे मान लीजिए 100 रुपये हैं, मैं मार्केट जा रहा हूँ, मुझे 100 रुपये में एक कमीज भी मान लीजिए खरीदनी और किताबें भी खरीदनी, दो मेरी आवश्यकताएं। तो अब मेरे पास चयन की समस्या उत्पन्न होगी कि मैं अब क्या चयन करूं, कमीज लूं या अपनी किताबें खरीदूं, क्योंकि मेरे पास संसाधन जो 100 रुपये हैं, 100 रुपये संसाधन मान लीजिए वो सीमित हैं। समझ गए आप? अब तो क्लियर हो गया। तो अर्थव्यवस्था में इन दुर्लभ संसाधनों के उपयोग के लिए प्रतिस्पर्धी विकल्प होते हैं। अब समाज में क्या होता है, थोड़ा प्रतिस्पर्धी विकल्प होते हैं। अब प्रतिस्पर्धी विकल्प का अर्थ समझिए जरा क्या होता है। दूसरे शब्दों में प्रत्येक समाज को यह निर्णय करना पड़ता है कि वह अपने दुर्लभ संसाधनों का किस प्रकार उपयोग करे। अर्थव्यवस्था की समस्याएं प्राय संक्षेप में इस प्रकार हैं। अब क्या क्या, पहली समस्या जो है वो तो मैंने आपको बताई दी, संसाधन की कमी। दूसरा चयन की समस्या। अब और आगे तो किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। अब चूंकि आपके पास संसाधन मान लीजिए सीमित हैं, जब संसाधन सीमित हैं तो अब
हमें ये विचार करना पड़ेगा, हमारे पास ये चयन की समस्या होगी कि किस वस्तु का उत्पादन करें और कितनी मात्रा में करें। तो ये चीज़ हमारी एक समस्या हो गई, समझ गए। तो प्रत्येक समाज को निर्णय करना पड़ता है कि प्रत्येक संभावित वस्तुओं, यानी संभावित वस्तुएं, समझिए कि अब हमारे पास अगर 4-5 वस्तुओं का विकल्प है तो उसमें से कौन सी ऐसी वस्तु की ज़्यादा संभावना है जिसको हमें उत्पन्न करना है या जो हमारी ज़्यादा ज़रूरत में है। तो संभावित वस्तुओं तथा सेवाओं में से किन किन वस्तुओं और सेवाओं का वह कितना उत्पादन करेंगे, ये समाज के पास ये निर्णय लेने का एक विकल्प होता है, ये समस्या होती है। अधिक खाद्य पदार्थों, वस्तुओं या आवासों का निर्माण किया जाए अथवा विलासिता की वस्तुओं का अधिक उत्पादन किया जाए। यानी समाज के सामने ये समस्या उत्पन्न हो जाती है कि खाने की ज़रूरत पूरी की जाए पहले, या वस्तुओं या आवासों का निर्माण किया जाए, या फिर ऐसी वस्तुओं का उत्पादन किया जाए जो हमारी विलासिता यानी लग्जरी लाइफ को पूरा करती हों। कृषि जनित वस्तुओं का अधिक उत्पादन किया जाए या औद्योगिक उत्पादों का या सेवाओं का। यानी या तो कृषि जनित जो खेत वगैरह में उत्पन्न होती हैं उन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, या औद्योगिक उत्पाद। औद्योगिक उत्पाद समझ लें, वे सारे कृषि से उत्पन्न होने वाले उत्पाद या वे कोई भी उत्पाद, यानी कोई भी वे वस्तुएं जो उद्योगों के काम आती हैं, औद्योगिक उत्पाद कहलाती हैं। सेवाएं क्या है? सेवाएं तो बता ही चुका आपको। शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर अधिक संसाधनों का उपयोग किया जाए अथवा शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर अधिक संसाधनों का उपयोग किया जाए अथवा सैन्य सेवाओं के गठन पर। यानी किस चीज को अधिक बढ़ावा दिया, शिक्षा या स्वास्थ्य को, या सैन्य सेवाओं को, यानी सैन्य से सेना बढ़ाई जाए ताकि देश की रक्षा हो सके। तो ये सब समाज, यानी समाज का अर्थ धर्म सरकार से भी ले सकते हैं, ये सब निर्णय करना पड़ता है। तो बुनियादी शिक्षा को बढ़ाने पर अधिक खर्च किया जाए या उच्च शिक्षा, यानी जो आधारभूत शिक्षा है, जो प्राइमरी शिक्षा है, जो इंटर लेवल तक की शिक्षा है, उस तक ज़्यादा खर्च किया जाए, या फिर उच्च शिक्षा जैसे इंजीनियरिंग वगैरह हो गया, डॉक्टरी वगैरह हो गया, ये सब चीज़ों पर अधिक खर्च किया जाए। ये सब समस्याएं हैं। उपयोग की वस्तुएं अधिक मात्रा में उत्पादित की जाएं, या निवेश परक वस्तुएं जैसे मशीन आदि निवेश परक वस्तुएं वे होती हैं जिनको इधर से उधर भेजा जाए। कहने का मतलब एक देश से दूसरी जगह जो चीज़ें जाती हैं, बेची जाती हैं, वो निवेश परक वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक, जिससे भविष्य में उत्पादन और उपभोग में वृद्धि होगी। यानी क्या किया जाए जिससे भविष्य में उत्पादन भी बढ़े और उपभोग खर्च में भी कोई कमी ना आए, यानी उपभोग भी बढ़ता रहे। इस प्रकार की वस्तुएं कैसे उत्पादित की जाती हैं? तो फिर एक समस्या है, इन वस्तुओं का उत्पादन कैसे करते हैं। अब दूसरी ये समस्या है आर्थिक समस्या, केंद्रीय समस्या। तो प्रत्येक समाज को, यानी समाज का मतलब सरकार से भी समझ सकते हैं, प्रत्येक समाज या सरकार को ये निर्णय लेना पड़ता है कि विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं से उत्पादन करते समय किस किस वस्तु या सेवा में किस किस संसाधन की कितनी मात्रा का उपयोग किया जाए। जैसे खेत है, खेत में अब फसल उगाना है, खेत को जोतना है, तो एक ही ट्रैक्टर लगाया जाए, एक से अधिक लगा दिए जाए। तो कहने का मतलब ये तय करना पड़ेगा समाज को कि किसी वस्तु या सेवा को उत्पादन करते समय उसमें किस अन्य वस्तु या सेवा जो जरूरी है उसके उत्पादन में कितनी मात्रा में लगाई जाए, अधिक श्रम का उपयोग किया जाए अथवा मशीनों का प्रयोग किया जाए। ये भी सब समस्याएं हैं। तो प्रत्येक वस्तु के उत्पादन के लिए उपलब्ध तकनीकों में से किस तकनीक को अपनाया जाए। तो इन वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए, अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तु। अब अगली समस्या है, इन वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए। अब किसके लिए का अर्थ समझिए जरा। मान लीजिए कोई कंपनी किसी चीज की डिमांड कर रही, कोई उत्पाद की, तो कंपनी के लिए डिमांड बनाया जाए कि अपनी आवश्यकता पूर्ति की जाए। तो ये एक समस्या है ना। तो अर्थव्यवस्था में उत्पादित, अब अर्थव्यवस्था का अर्थ आप किसी एक पूरे देश को समझ सकते हैं। अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं की कितनी मात्रा किससे प्राप्त होगी। अर्थव्यवस्था के उत्पाद व्यक्ति विशेष, अर्थव्यवस्था के उत्पाद को अर्थव्यवस्था के उत्पाद को व्यक्ति विशेष के बीच किस प्रकार विभाजित किया जाए। यानी अर्थव्यवस्था में अगर कोई चीज़ उत्पाद बन रहा है, किसी चीज़ का उत्पादन किया जा रहा है, तो उसको किस प्रकार से व्यक्ति विशेष, यानी किसको आवश्यकता है उसको कैसे उसको बांटा जाए, उसको कैसे दिया जाए, और किसको अधिक मात्रा प्राप्त होगी या किसको कम, ये भी सब सुनिश्चित किया जाए अथवा नहीं कि यह सुनिश्चित किया जाए अथवा नहीं कि अर्थव्यवस्था की सभी व्यक्तियों की उपभोग की न्यूनतम मात्रा उपलब्ध हो। माने ये हमें तय करना पड़ता है कि किस व्यक्ति को हमें कितना बांटना है, या फिर ये तय करना पड़ता है कि सभी व्यक्तियों को कम से कम इतना तो उपलब्ध हो सके। तो क्या प्रारंभिक शिक्षा या बुनियादी स्वास्थ्य सेवा जैसी
सेवाएं अर्थव्यवस्था के सभी व्यक्तियों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएं, ये भी एक समस्या है कि अर्थव्यवस्था में बहुत सारे लोग रहते हैं, गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, सब लोग हैं, लेकिन जो बुनियादी शिक्षा है, आधारभूत शिक्षा है, जो शुरुआती शिक्षा है, वो शिक्षा सभी व्यक्तियों को निःशुल्क दी जाए। अगर निःशुल्क देते हैं तो भी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो ये सारी समस्याएं हैं, समझ रहे आप। अतः प्रत्येक अर्थव्यवस्था को इस समस्या का सामना करना पड़ता है कि विभिन्न संभावित वस्तुएं यानी वे वस्तुएं जिनकी आवश्यकता है और संभावना है कि अब किस वस्तु को कितना प्रयोग किया जाए, है ना। तो संभावित वस्तुएं सेवाओं के उत्पादन के लिए दुर्लभ संसाधनों का विनिधान कैसे किया जाए, इसको समझिए जरा। दुर्लभ संसाधन क्या है? मान लीजिए एक गांव है और गांव में खेती हो रही। अब खेती सब जगह सब लोग बैल से करते हैं, लेकिन उत्पादन अधिक करने के लिए, ठीक है, अब बैल से करेंगे तो टाइम अधिक लगेगा, श्रम ज़्यादा लगेगा, श्रम संसाधन जो होगा उसकी ज़्यादा खपत हो जाएगी, ज़्यादा लगेगा। लेकिन अब ये चीज़ बचाने के लिए मान लीजिए ट्रैक्टर केवल एक है पूरे गांव में, और जो ट्रैक्टर है अब वो एक है, वो दुर्लभ संसाधन हो गया। माने वो संसाधन जिसकी बेहद कमी हो, वो क्या कहलाता है? दुर्लभ संसाधन। आवश्यकता के मुकाबले बेहद कम हो वो संसाधन, वो दुर्लभ संसाधन होता है। तो ट्रैक्टर आप समझ गए, दुर्लभ संसाधन हो गया। तो इसका विनिधान यानी सही उपयोग कैसे किया जाए, और उन व्यक्तियों के बीच जो अर्थव्यवस्था के अंग है, उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का वितरण किस प्रकार किया जाए, ये भी एक समस्या कि एक अर्थव्यवस्था में कितने व्यक्ति रह रहे हैं, उसमें कौन कौन सी सेवाओं का वो किया जाए। तो सीमित संसाधनों का विनिधान तथा अंतिम वस्तुओं तथा एवं सेवाओं का वितरण ही किसी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हैं। समझिए, तो केंद्रीय समस्या क्या होगी? सीमित संसाधनों का विनिधान। चूंकि संसाधन सीमित है तो उनका सही उपयोग कैसे किया जाए। अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का वितरण, यानी जो संसाधनों से जो वस्तुएं उत्पन्न की, सेवाएं उत्पन्न की, उनका कैसे वितरण किया जाए लोगों में। समान वितरण किया जाए कि न्यूनतम वितरण किया जाए, या किसी को ज़्यादा आवश्यकता है तो उसको ज़्यादा दे दिया जाए, या किसी को कम है तो उसको कम दे दिया जाए। तो ये सब समस्याएं हैं, समझ गए। अब अगला देखें, अगला जो इसमें टॉपिक है वो है आपका सीमांत उत्पादन संभावना। तो जिस प्रकार व्यक्तियों के पास संसाधनों का अभाव होता है, उसी प्रकार कुल मिलाकर किसी अर्थव्यवस्था के संसाधन भी उस अर्थव्यवस्था में रहने वाले व्यक्तियों की सम्मिलित आवश्यकताओं की तुलना में सर्वथा सीमित होते हैं। मान लो व्यक्तियों के पास संसाधनों का अभाव होता है, कमी होता है, तो वैसे ही एक देश की अर्थव्यवस्था है तो उसमें भी संसाधनों की कमी होती है। उसमें भी जो आवश्यकताएं हैं, जितने लोग हैं, उनकी सबकी आवश्यकताओं की तुलना में जो साधन है, संसाधन है, वो सीमित हैं। तो दुर्लभ संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग होते हैं। अब वे संसाधन जो दुर्लभ है उनका फिर वैकल्पिक उपयोग किया जाता है, माने विकल्प के रूप में उनको रखा जाता है। जब बेहद ज़रूरत होती है तभी उनका प्रयोग किया जाता है। तथा प्रत्येक समाज को यह निर्णय करना पड़ता है कि वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए प्रत्येक संसाधन का कितनी मात्रा में उपयोग किया जाना है। और दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि प्रत्येक समाज को यह निर्णय लेना पड़ता है कि विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए वह अपने दुर्लभ संसाधनों का विनिधान किस प्रकार करे। अब मेन बात जो है वो किस बात की हो रही? दो ही पॉइंट पर बात हो रही। एक पॉइंट ये है कि संसाधन, और दूसरा संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाए। यदि संसाधन प्रॉपरली हमारे पास उपलब्ध नहीं है तो हमें फिर वे संसाधन जो उपलब्ध हैं वे हमारे लिए दुर्लभ हो गए। अब उनका कैसे हम प्रयोग करें। तो अर्थव्यवस्था के दुर्लभ संसाधनों के विनिधान से विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं के विशिष्ट संयोग उत्पन्न होते हैं। कहने का अर्थ ये हो गया, अब दुर्लभ संसाधन हो गए। अब अगर सीधी सी बात है, संसाधन दुर्लभ हैं तो जो विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के विशेष संयोग उत्पन्न होंगे, क्योंकि अब हमें बहुत हिसाब से विनिधान करना पड़ेगा सही से, है ना। अब आगे समझो, उपलब्ध संसाधनों की कुल मात्रा से के परिप्रेक्ष्य में यानी संदर्भ में उन संसाधनों का विभिन्न रूपों में विनिधान संभव है। उससे सभी संभावित वस्तुओं तथा सेवाओं के विभिन्न मिश्रणों को प्राप्त किया जा सकता है। उपलब्ध संसाधनों की मात्रा तथा उपलब्ध प्रौद्योगिकी ज्ञान माने तकनीकी ज्ञान के द्वारा उत्पादित की जा सकने वाली सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के सभी संभावित संयोगों के समूह को अर्थव्यवस्था को उत्पादन संभावना सेट कहते हैं। या इसको एक हम अगर ग्राफ के जरिए दें तो उसको बोलते हैं उत्पादन संभावना वक्र। ठीक है, ये सेट देखें जरा, इसमें एक वो दिया है, एग्जाम्पल दिया है, इसमें दिया जाए संभावनाएं हैं ए उत्पन्न किया जाए कि बी, ए संभावना है, बी सी डी ई ये संभावना है, अनाज दिया है, कपास दिया है। अब अगर
अब सीमित संसाधन है हमारे पास, तो अगर हम अनाज को जीरो में रखते हैं तो हो सकता है हमारे पास, यानी हमारे पास कपास की मात्रा 10 हो जाए। तो कहने का मतलब है कि अगर एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा और दूसरा कम होगा तो पहला बढ़ेगा। इस टाइप से होता रहता है, क्योंकि हमारे पास संभावनाएं जो हैं वो अलग हैं, संसाधन सीमित हैं। तो एक ऐसी अर्थव्यवस्था के लिए जो अपने संसाधनों का उपयोग करके अनाज या कपास का उत्पादन कर सकती है। अब तालिका ये दी है आपकी। अब देखें, अब सभी संसाधनों, यहाँ से देखें जरा, सभी संसाधनों का उपयोग समाज के ही उत्पादन पर किए जाने पर अनाज की अधिकतम संभावित उत्पादित मात्रा 4 इकाइयाँ हैं। और यदि सभी संसाधनों का उपयोग कपास के ही उत्पादन में किया जाए, सभी संसाधनों का उपयोग कपास के ही उत्पादन में किया जाए तो कपास की अधिकतम संभावित मात्रा 10 इकाइयाँ हो सकती हैं। 10 इकाइयाँ हो सकती हैं, यानी आप समझ गए होंगे। मान लीजिए सभी संसाधनों का उपयोग अनाज के ही उत्पादन पर किए जाने पर अनाज की अधिकतम संभावित उत्पादित मात्रा, यानी अगर सभी, हम जैसे इसमें पहले वाले कॉलम में आप देख रहे होंगे अनाज वाले में, तो अधिकतम अगर ई विकल्प को हम चुनते हैं, ई संभावना को हम चुनते हैं, तो हम ये पाएंगे कि सारे संसाधनों का प्रयोग यदि हम अनाज उगाने में करेंगे तो अधिकतम अनाज की 4 मात्रा उत्पन्न की जा सकती है, यानी इस मात्रा में अनाज उत्पन्न हो सकता है। ठीक, और संभावित उत्पादित मात्रा 4 इकाइयाँ हैं। और यदि हम कपास को अधिकतम उत्पन्न करना चाहते हैं तो फिर हमें ए विकल्प रखना पड़ेगा, उसमें सारे संसाधनों का प्रयोग हो जाएगा। तो आप इतना समझ गए होंगे। अगर हम बी संभावना उत्पन्न करते हैं तो हमें संसाधनों का ऐसा प्रयोग करना पड़ेगा कि 1 मात्रा में हमारा अनाज उत्पन्न हो, 9 मात्रा में कपास उत्पन्न हो। अगर हम सी विकल्प को उत्पन्न करते हैं तो संसाधनों को ऐसे प्रयोग करना पड़ेगा कि 2 मात्रा में अनाज उत्पन्न हो, 7 मात्रा में इतना। यानी अगर 7 मात्रा चाहिए तो संसाधनों का ऐसा प्रयोग करें कि फिर 2 अनाज आए। कहने का मतलब ये एक संतुलन हो गया इनका। ठीक है, अब आगे देखें। अर्थव्यवस्था अनाज की 1 इकाई तथा कपास की 9 इकाइयाँ, अथवा अनाज की 2 इकाइयाँ, कपास की 7 इकाई, अनाज की 3 इकाई, कपास की 4 इकाई, ऐसी उत्पादन। मतलब ये संभावना ए बी सी डी ये संभावनाएं दी हैं। जैसे अगर ये संभावना को चुनते हैं तो ये स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, 0 अनाज होगा, 10 कपास होगा। बी को चुनते हैं तो 1 ये हो जाएगी और ये 9 कपास होगा। तो ये जिसको भी चुनते हैं ऐसी ये हो जाएगी। तो इसको बोलेंगे हम लोग सीमांत उत्पादन संभावना। क्लियर हो गया आपको? अब देखें, यही चीज़ को अगर हम ऐसे समझ लें, इसी को एक ग्राफ से समझें, तो हम ये पाएंगे कि अगर हम ए विकल्प को चुनते हैं तो कपास अधिकतम में जाता है, अनाज नीचे चला जाता है। बी को चुनते हैं तो बी में कपास इस पॉइंट पर पहुंचता है, थोड़ा नीचे आ जाता है, और अनाज थोड़ा वैसे पहुंच जाता है। कहने का अर्थ ये है कि अनाज फिर अधिकतम रहता है। तो आप ऊपर वाले ग्राफ से समझ गए हो, वही टेबल को यहाँ इन्होंने ऐसे कर दिया है। आगे देखें जरा, तो नीचे स्थित कोई भी बिंदु अनाज तथा कपास के उस संयोग को दर्शाती है जिसका उत्पादन अर्थव्यवस्था के संसाधनों द्वारा संभव है। अब यह वक्र कपास की किसी निश्चित मात्रा के बदले अनाज की अधिकतम संभावित उत्पादित मात्रा तथा अनाज के बदले कपास की मात्रा को दर्शाता है। तो इस वक्र को सीमांत उत्पादन संभावना वक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीमांत उत्पादन संभावना वक्र। कि आप समझ गए होंगे, अगर ई को चुनते हैं तो ई में अधिकतम हो जाएगा तो कपास पे नीचे चला जाएगा, है ना। इस टाइप से, मतलब कहने का मतलब एक चीज़ अधिक एक चीज़ कम हो जाएगी, क्योंकि संसाधन हमारे पास सीमित है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे 100 रुपये हैं, अगर हम 100 रुपये में 1 दर्जन केले खरीदते हैं, मान लीजिए 100 रुपये में 1 दर्जन केला आता है, लेकिन उसी 100 रुपये में अगर हम सेब खरीदते हैं तो मात्र सेब आते हैं 2 रुपये। तो एक विकल्प हमारे पास ये हो गया। अगर हम दूसरा विकल्प लेते हैं, दूसरा विकल्प हमारे पास 100 रुपये है, और 100 रुपये में हम क्या होता है, 1 किलो मौसम्बी आती है और 2 किलो पपीता आता है। तो अब हमें ये चुनना है कि हम 100 रुपये का कैसा प्रयोग करें। अगर हम फिर इसको हम बांटेंगे किस तरीके से, जिस हिसाब से बांटेंगे उसी हिसाब से ये हो जाएगा। तो ये कहलाती है संभावना। ठीक है, अब सीमांत उत्पादन संभावना अनाज तथा कपास की उन संयोगों को दर्शाती है जिनका उत्पादन अर्थव्यवस्था के संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग करने पर किया जाता है। ध्यान दीजिए,
सीमांत उत्पादन संभावना के ठीक नीचे स्थित कोई भी बिंदु अनाज तथा कपास का संयोग दर्शाती है। सीमांत उत्पादन संभावना के ठीक नीचे स्थित कोई भी बिंदु जो है वो अनाज तथा कपास का संयोग दर्शाता है, जो तब उत्पादित होगा जब सभी अथवा कुछ संसाधनों का उपयोग या पूरी तरह न किया गया हो अथवा उनका अपव्यय करते हुए किया गया हो। यदि दुर्लभ संसाधनों में से अधिक संसाधनों का उपयोग अनाज के लिए किया जाए तो कपास के उत्पादन के लिए कम संसाधन उपलब्ध होंगे। यानी सीधी सी बात है, संसाधन सीमित हैं, दो वस्तुओं का हमारे पास विकल्प है। यदि एक वस्तु को हम अधिक उत्पादन करना चाहते हैं तो उसमें संसाधन ज़्यादा लग जाएगा, दूसरे में कम बचेगा, ये चीज़ है। तो एक ही वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त तो क्या होगा, इसी तरह कपास को अपनाने पर अनाज के लिए कम संसाधन मिलेंगे। अतः यदि हम किसी एक वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त करना चाहते हैं तो अन्य वस्तुओं की कम मात्रा प्राप्त की जा सकेगी। इस प्रकार एक वस्तु की कुछ अधिक मात्रा प्राप्त करने के बदले दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा को छोड़ना पड़ता है। इसे वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने की अवसर लागत कहते हैं। अवसर लागत का कहने का अर्थ समझिए, जैसे हमारे पास दो वस्तुएं हैं, अगर हमें क्या करना पड़ रहा है, जैसे समझिए एक वस्तु की कुछ अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा को छोड़ना पड़ता है। तो वो कह रहा है, जैसे मान लो 1 दर्जन केला खरीदना है, 100 रुपये में आ रहा, और हमें सेब मिल रहे, और सेब मिल रहे कितने, 2 सेब मिल रहे मान लीजिए 100 रुपये के। तो अब हमें अधिक केला खरीदने के लिए क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए तो हमें 50 रुपये का क्या करना पड़ेगा, 50 रुपये छोड़ना, मान लीजिए छोड़ दीजिए, और एक हमने सेब खरीदा, तो एक सेब की जो कीमत बची वो क्या कहलाएगी, यानी कहने का मतलब जितनी कीमत हमने छोड़ दी वो कहलाएगी आपकी अवसर लागत। यानी हमारे पास अवसर लागत जो है 50 रुपये की बची, ये चीज़। तो प्रत्येक अवस्था को अपने पास उपलब्ध अनेक संभावनाओं में से किसी एक का चयन करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि बहुत सी उत्पादन समस्याओं में से किसी एक का चयन करना ही अर्थव्यवस्था की एक केंद्रीय समस्या है। यानी केंद्रीय समस्याएं समझ गए होंगे। पहली केंद्रीय समस्या सीमित संसाधन, दूसरी केंद्रीय समस्या चयन का अभाव, यानी चयन की समस्या। ठीक, ये दो मूल समस्याएं हैं। अब समझें आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन। आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन माने व्यवस्था। तो किसी देश में अगर जो भी आर्थिक क्रियाकलाप हैं, यानी जो भी काम हो रहा है अर्थव्यवस्था से संबंधित, वो इस प्रकार से है। पहला जो है केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, यानी जितनी भी आर्थिक क्रियाकलाप एक देश के अंतर्गत हो रही हैं, अब आर्थिक क्रियाकलापों में हमेशा कोई ना कोई गवर्नमेंट, कोई ना कोई सरकार उस पर अपना हस्तक्षेप रखती है किसी न किसी मात्रा में। तो उसके अंतर्गत अपन लोग इसमें पढ़ेंगे। तो केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, तो इसमें केंद्र यानी सरकार ज़्यादा अपनी योजनाएं लागू करती है, उस पर सरकार ज़्यादा हस्तक्षेप करती है, समझे। तो केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सरकार या केंद्रीय सत्ता उस अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की योजना बनाती है। यानी कोई बाजार है हमारे पास, यानी कोई केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, जैसे मान लीजिए कोई बाजार है। अब वो केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था तब माना जाएगा वो बाजार जब उस पर केंद्र हस्तक्षेप करे, उस बाजार को चलाने संबंधित सारे नियमों को केंद्र बनाए, माने सरकार बनाए, तो केंद्रीकृत बाजार हो गया ना। तो ऐसे ही एक पूरे देश की अर्थव्यवस्था जिस पर केंद्र काम करे, गवर्नमेंट काम करे, सारे क्रियाकलाप से संबंधित जो नियम कानून वो केंद्र बनाए, तो केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था हो जाती है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, विनिमय तथा उपयोग से संबंध सभी महत्वपूर्ण निर्णय सरकार द्वारा किए जाते हैं। यानी वस्तु का उत्पादन भी, विनिमय भी यानी लेन देन भी, और उपभोग की कैसे इसको खर्च करना है, इन सभी का निर्णय जब सरकार करे तो केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था कहलाती है। वह केंद्रीय सत्ता संसाधनों का विशेष रूप से विनिधान माने यूज करना करके वस्तुओं तथा सेवाओं का अंतिम संयोग प्राप्त करने का, यानी यूज करके अब कैसी वस्तुएं और सेवाएं हमें प्राप्त हुई को प्राप्त करने का प्रयास करती है गवर्नमेंट। तो पूरे समाज के लिए वांछनीय है, माने पूरा समाज जिसको चाहता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई वस्तु या सेवा जो पूरी अर्थव्यवस्था की सुख समृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जैसे वस्तु या सेवा में समझे शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा, ये सभी के लिए जरूरी है, जिनका व्यक्तियों द्वारा स्वयं पर्याप्त मात्रा में उत्पादित नहीं किया जा रहा हो, तो सरकार ऐसी वस्तुओं तथा सेवाओं का उपयुक्त मात्रा में उत्पादन करने के लिए प्रेरित कर सकती है।
या फिर सरकार स्वयं ऐसी वस्तुओं उत्पादन का सेवाओं का उत्पादन करने का निर्णय कर सकती है। यानी कहने का मतलब स्वास्थ्य और शिक्षा है। तो अब इसका अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाए ताकि सब लोगों को उपलब्ध हो सके, ये सरकार इसकी जिम्मेदारी उठाएगी। तो दूसरे परिप्रेक्ष्य यानी दूसरे संदर्भ में अगर हम कहें तो यदि कुछ लोगों को अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के अंतिम मिश्रण का इतना कम अंश प्राप्त हो कि उनका जीवित रहना ही दांव पर लग जाए, तो ऐसी इस स्थिति में केंद्रीय सत्ता हस्तक्षेप करके वस्तुओं तथा सेवाओं की अंतिम मिश्रण का न्यायोचित हिस्सा देने का कार्य करती। न्यायोचित माने न्याय में उचित। कहने का मतलब अगर किसी व्यक्ति को कम मिल पा रही कोई चीज़ कोई सेवा, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है, गवर्नमेंट फिर अपने नियम बनाकर उस पर हस्तक्षेप करके, क्योंकि ये कैसी अर्थव्यवस्था है, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, यानी राज्य इसमें जो सरकार है वो इस पर हस्तक्षेप करेगी ताकि सभी को न्याय मिल सके। अब दूसरी अर्थव्यवस्था है बाजार अर्थव्यवस्था। अब बाजार अर्थव्यवस्था में क्या है कि गवर्नमेंट का हस्तक्षेप तो रहता है लेकिन कम सीमित अवस्था में रहता है। तो केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विपरीत बाजार अर्थव्यवस्था में सभी आर्थिक क्रियाकलाप का निर्धारण बाजार की स्थितियों के अनुसार होता है। यानी व्यापारी लोग अपना अपना निर्धारण करते हैं या विशेष कमेटी वगैरह उसका निर्णय करती है। तो अर्थशास्त्र के अनुसार बाजार एक ऐसी संस्था है, बाजार एक संस्था है एक प्रकार की, जो अपने आर्थिक क्रियाकलापों का अनुसरण करने वाले व्यक्तियों को निर्बाध अंतः क्रिया प्रदान करती है। यानी बाजार अपना खुद का नियम कानून बनाता है, उस हिसाब से सारे व्यापारी उसको पालन करते हैं। अब दूसरे शब्दों में अगर कहें तो बाजार व्यवस्थाओं का एक ऐसा समुच्चय माने समूह है, ऐसा एक समूह है जहां आर्थिक अभिकर्ता मुक्त रूप से अपने धन, आर्थिक अभिकर्ता कहने का मतलब कोई व्यक्ति, ठीक है, जो पैसा वगैरह लगा रहा है या कोई चीज़ खरीद रहा है, मुक्त रूप से अपने धन अथवा अपने उत्पादों को परस्पर निर्बाध माने बिना किसी बाधा के आदान प्रदान कर सकता है, उसको खरीद सकता है, बेच सकता है। यहाँ यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि अर्थशास्त्र में प्रयुक्त बाजार शब्द बाजार के उस स्वरूप से भिन्न है जैसा हम आमतौर पर समझते हैं। अब हम इसको बाजार ना माने, इसको अर्थव्यवस्था वाला बाजार माने, कि जहाँ पहले तो केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था है। तो केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था क्या होता है, सरकार अपना निर्णय लेती है सारे निर्णय, लेकिन इसमें अब बाजार अपनी व्यवस्था के अनुसार निर्णय लेता है। तो समझे आगे। विशेष रूप से आप इस बाजार के विषय में जो सोचते हैं उससे उसको कुछ भी लेना देना नहीं है। वस्तुओं को खरीदने तथा उसके विक्रय के लिए व्यक्ति एक दूसरे से किसी वास्तविक भौतिक स्थल पर मिल भी सकते हैं अथवा नहीं भी। यानी कहने का मतलब अगर व्यक्ति बाजार अर्थव्यवस्था में कोई चीज़ किसी के पास नहीं है, वो चीज़ चाहता है, तो दूसरे से कोई वो अन्य वस्तु देकर भी वो चीज़ खरीद सकता है, जरूरी नहीं वो पैसे देकर ही खरीदे, है ना। तो क्रेताओं तथा विक्रेताओं के बीच क्रियाकलाप विभिन्न परिस्थितियों में संभव है, जैसे गांव के चौक पर या शहर के सुपर बाजार में, या वैकल्पिक रूप से क्रेता या विक्रेता टेलीफोन अथवा इंटरनेट द्वारा भी वस्तुओं का आदान प्रदान कर सकती है। बाजार अर्थव्यवस्था है। बाजार का स्पष्ट लक्षण वह व्यवस्था है जिसमें लोग निर्बाध यानी बिना किसी बाधाओं की वस्तुओं खरीदने और क्रय और विक्रय करने का काम कर सकते हैं। किसी भी तंत्र के सुचारू रूप से संचालन के लिए यह अनिवार्य है कि उस तंत्र के विभिन्न घटकों के कार्यों में समन्वय हो तथा अर्थव्यवस्था अन्यथा अव्यवस्था हो सकती। कहने का मतलब जितने घटक हैं बाजार तंत्र है, जितने उसके घटक हैं, माने जो बाजार में शामिल, चाहे वो कोई व्यक्ति हो या व्यापारी हो, कोई भी हो, या उस व्यापार को मैनेज करने वाला कोई हो, सभी में एक समन्वय होना जरूरी है, एक व्यवस्था होनी जरूरी है। तो शायद आप जानना चाहेंगे कि वे कौन सी शक्तियाँ हैं जो बाजार तंत्र में करोड़ों अलग अलग व्यक्तियों की क्रियाओं में समन्वय स्थापित करती हैं। यानी कौन है जो बाजार की क्रियाओं में एक समन्वय यानी एक संतुलन की स्थिति उत्पन्न करता है, वे कौन कौन सी तंत्र हैं, व्यक्ति हैं। तो बाजार व्यवस्था में प्रत्येक वस्तु तथा सेवा की एक तय कीमत होती है, पहली चीज़ तो, कि जिस पर क्रेता और विक्रेता की सहमति होती है। कहने का मतलब है सारे दुकानदार वाले हैं, अगर सभी पार्ले जी बेच रहे हैं तो पार्ले जी की एक निश्चित कीमत होगी। तो क्रेताओं तथा विक्रेताओं का परस्पर इसी कीमत पर विनिमय माने लेन देन होता है। औसतन समाज किसी वस्तु अथवा सेवाओं का जैसा मूल्यांकन करता है, कीमत उसी मूल्यांकन में निर्धारित होती है। माने जो कीमत का निर्धारण किया जाता है वो बाजार के लोग ही कर लेते हैं। यदि क्रेता अपनी वस्तु की अधिक मात्रा की मांग करते हैं तो उस वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाएगी। यानी अगर क्रेता खरीदने वाला मांग ज़्यादा कर रहा है किसी वस्तु की और वो कम है वस्तु, तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी फिर, है ना।
और समाज को उसकी अधिक मात्रा की आवश्यकता है। तो फिर क्या होगा ऐसी स्थिति में? तो यह उस वस्तु के उत्पादकों को संदेश देता है कि उस वस्तु की, जिस वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, समाज को ज़्यादा आवश्यकता है, इसलिए उसका ज़्यादा उत्पादन किया जाए तो उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें बाजार में सभी व्यक्तियों को महत्वपूर्ण संकेत प्रदान करती हैं, जिससे बाजार तंत्र में समन्वय स्थापित होता है। तो बाजार तंत्र में आप समझ गए होंगे, जो उत्पादित करता है वो भी शामिल है, जो बेचता है वो भी शामिल है, जो खरीदता है वो भी शामिल है। तो बाजार तंत्र में अगर मैं कहूँ तो 3 चीज़ें शामिल हो गई, उत्पादक, क्रेता और विक्रेता। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब आगे समझें। बाजार तंत्र में उन केंद्रीय समस्याओं का समाधान किस वस्तु का और किस मात्रा में उत्पादन किया जाना है, कीमत किन्हीं संकेतों द्वारा आर्थिक क्रियाकलापों के समन्वय से होता है। यानी किसी चीज़ का कितना और कैसे उत्पादन किया जाना है, ये भी चीज़ शामिल है। अब आगे समझिए। सभी अर्थव्यवस्थाएं, अब आगे देखें जरा। सभी अर्थव्यवस्थाएं वास्तव में मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं हैं। मिश्रित कहने का मतलब केंद्र भी उसमें शामिल है और बाजार भी शामिल है। लेकिन भारत जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की, जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय सरकार द्वारा लिए जाते हैं तथा आर्थिक क्रियाकलाप प्राय बाजार द्वारा ही किए जाते हैं। अंतर केवल इतना है कि आर्थिक क्रियाकलापों की दिशा के निर्धारण में सरकार की भूमिका कितनी अधिक है। ध्यान दीजिए, वैसे कहा जाए तो सभी अर्थव्यवस्थाएं मिश्रित कहलाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सब बाजारों में गवर्नमेंट की एक भूमिका होती है, लेकिन जहाँ गवर्नमेंट की ज़्यादा भूमिका होती वो केंद्रीकृत हो जाएगी और जहाँ कम होगी वो बाजारी हो जाएगी। ये चीज़ है। तो 20वीं संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की भूमिका न्यूनतम है, इसलिए उसको बाजारू अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं। तो 20वीं सदी की लंबी अवधि तक केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का निकटतम उदाहरण चीन है, क्योंकि चीन की मार्केट पर गवर्नमेंट का हस्तक्षेप ज़्यादा है। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने आर्थिक क्रियाकलापों के नियोजन में मुख्य भूमिका निभाई है। तथापि तो भी पिछले 2 दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था सरकार की भूमिका बहुत हद तक कम हो गई। तो भारत कैसी अर्थव्यवस्था होगी? आपकी मिश्रित। अब बात करते हैं अगला, सकारात्मक तथा आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। इसको समझते हैं ये क्या है। ठीक है, तो पहले ही सैद्धांतिक रूप से उल्लेख किया जा चुका है कि किसी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं को सुलझाने के लिए एक से अधिक विधियां होती हैं। यानी किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर कोई केंद्रीय समस्याएं हैं तो उसको सुलझाने के लिए फिर कई विधियां हो सकती हैं। ये भिन्न भिन्न क्रिया विधियां सामान्यतः इन समस्याओं के लिए भिन्न भिन्न समाधान प्रस्तुत कर सकती हैं, जिसके कारण समाधान माने हल, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में संसाधनों के विनिधानों माने सही प्रयोग में अंतर हो सकता है और उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के अंतिम मिश्रण के विनिधान, यानी अब अंतिम मिश्रण कि बाद में जो वस्तुएं या सेवाएं बनी उनका जो अंतिम मिश्रण क्या है, उनको कैसे किस प्रकार से उनको अब यूज किया जाना है, उसका अंतर पैदा हो सके, ये चीज़ भी निर्धारित की जाती है। इस कारण यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि इन वैकल्पिक क्रियाविधियों में से कौन सी क्रियाविधि किस अर्थव्यवस्था की दृष्टि से सामान्यतः अच्छी रहेगी, ये तय करना होता है। ये भी एक समस्या है। अर्थशास्त्र में हम विभिन्न क्रियाविधियों का विश्लेषण करते हैं, माने उनकी विवेचना करते हैं, उनको समझते हैं तथा उनमें से प्रत्येक क्रियाविधि के उपयोग से होने वाली संभावित परिणामों का विश्लेषण करने का प्रयत्न करते हैं कि अगर इसका प्रयोग किया तो फिर क्या लाभ हानि हो सकता है, क्या समस्याएं सॉल्व होंगी या नहीं होंगी। तो ये सब चीज़ें भी हैं। हम इन क्रियाविधियों का मूल्यांकन करने के लिए यह अध्ययन भी करते हैं कि उनसे होने वाले परिणाम कितने अनुकूल होंगे। प्रायः सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण तथा आदर्शक आर्थिक विश्लेषण में इस आधार पर अंतर किया जा सकता है कि क्या हम किसी क्रियाविधि के अंतर्गत होने वाले कार्यों का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं अथवा उसका मूल्यांकन करने का। ठीक है, तो सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण के अंतर्गत हम यह अध्ययन करते हैं कि विभिन्न क्रियाविधियों किस प्रकार कार्य करती हैं, जबकि आदर्शक आर्थिक विश्लेषण में हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि विधियां हमारे अनुकूल भी हैं या नहीं, यानी ये हमारे लिए आदर्श की भूमिका निभाती हैं या नहीं निभाती। तथापि सकारात्मक तथा आदर्शक आर्थिक विश्लेषण के मध्य यह अंतर पूर्णतः स्पष्ट नहीं है। सकारात्मक तथा आदर्शक विषय केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के अध्ययन में निहित वे सकारात्मक तथा आदर्शक पहलू या प्रश्न हैं जो एक दूसरे से अत्यंत निकटता से संबंधित हैं तथा इनमें से किसी एक की पूर्णता उपेक्षा करके अथवा अलग करके दूसरे को ठीक से समझ पाना संभव नहीं है। दोनों एक चीज़ से जरूरी भी हैं। अब समझें व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, इसको समझेंगे अपन लोग।
तो परंपरागत रूप से अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन दो व्यापक शाखाओं के अंतर्गत, यानी ये कह सकते हैं अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया है, पहला व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। तो फिर आगे देखें जरा, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम बाजार में उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न आर्थिक अभिकर्ता माने जो भी आर्थिक क्रिया में शामिल है वो अभिकर्ताओं के व्यवहार का अध्ययन करके यह जानने का प्रयास करते हैं कि इन बाजारों में व्यक्तियों की अंतःक्रिया द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्राएं और कीमतें किस प्रकार निर्धारित होती हैं। यानी ये व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत वस्तुओं सेवाओं की मात्राएं कीमतें निर्धारित हम करने का काम करते हैं। और इसके विपरीत जो समष्टि अर्थशास्त्र है, इसमें कुल कितना निर्यात होगा, कुल निर्यात, रोजगार और समग्र कीमत स्तर आदि समग्र उपायों पर अपना ध्यान केंद्रित करती हुई पूरी अर्थव्यवस्था को समझने का प्रयास करते हैं। यानी कहने का मतलब है व्यष्टि अर्थशास्त्र में बाजार केंद्र होता है, समष्टि अर्थशास्त्र में पूरी अर्थव्यवस्था केंद्र होती है, जिसमें कुल निर्गत यानी कितना माल बना, फिर रोजगार, समग्र कीमत, इन सब चीज़ों पर, यानी किन किन चीज़ों का उत्पादन हुआ, क्या चीज़ें निकल कर आई, सेवा वस्तुएं जो भी हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि समग्र उपायों के स्तर किस प्रकार निर्धारित होते हैं तथा उनमें समय के साथ परिवर्तन किस प्रकार होता है। समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार हैं, जैसे अर्थव्यवस्था में कुल निर्गत का क्या स्तर है, यानी कितनी मात्रा में उत्पादन हुआ, कुल निर्गत निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, कुल निर्गत में समय के साथ किस प्रकार वृद्धि होती रहती है, क्या अर्थव्यवस्था के संसाधनों, उदाहरण के लिए जैसे श्रम का उपयोग पूर्ण रूप से किया जा रहा है, यानी श्रम का उपयोग किया जा रहा है या नहीं, संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग न होने के कारण क्या कारण है, कीमतों में वृद्धि क्यों होती है। अतः जिस प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र में विभिन्न बाजारों का अध्ययन किया जाता है, वैसा समष्टि अर्थशास्त्र में नहीं किया जाता। समष्टि अर्थशास्त्र में हम अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। तो इन दोनों का अंतर आपको समझ में आ गया होगा। समष्टि अर्थशास्त्र वो है जिसमें बाजार से संबंधित सारी क्रियाविधियों का अध्ययन करते हैं हम, और व्यष्टि अर्थशास्त्र वो है जिसमें पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं कि कैसे किन संसाधनों का प्रयोग किया जाना है, कितनी मात्रा में किया जाना है, ये सब। तो इस प्रकार से अब बाकी जो है ये चैप्टर जो है वो यहीं समाप्त होता है। आशा ये चैप्टर बहुत आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आगे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय भवानी।